राइटली। तो लास्ट टाइम हम लेसन 3 कर रहे थे, और लेसन 3 कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने स्टेक होल्डर एनालिसिस और उसके क्यूब और उन चीज़ों के बारे में बातचीत की थी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक ट्रैक करके दिखा देता हूँ कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। ये हमने क्यूब की बात की थी, इसमें हमने ये सब सिलसिला देख रहे थे। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स को देखा था। ये स्टेक होल्डर है जो सबसे पीछे वाला, लो पावर, लो लेजिटिमेसी, लो अर्जेंसी वाला है। फिर ये जो दो एरियाज में हाई हैं, जो जो ये वाले आगे जो कलर्स हैं, डार्क येलो, डार्क ग्रीन और डार्क ब्लू, ये वो हैं जो ये भी दो एरियाज में हाई हैं। वो सॉरी, ये पिछले वाले जो थे ये एक एरिया में हाई थे, ठीक है। ये दो एरियाज में हाई हैं। और जो सबसे टॉप वाला बॉक्स है, ये रेड वाला, ये तीनों एरियाज में हाई है, पावर में भी, लेजिटिमेसी में भी और अर्जेंसी में भी। इसी चीज को हम बबल चार्ट की सूरत में भी देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। मगर बबल चार्ट में क्या करते हैं, हम 2 डायमेंशन शो करते हैं। जो तीसरी डायमेंशन है, जो थर्ड डायमेंशन है, जेड डायमेंशन कह लीजिए, उसको हम साइज ऑफ बबल से शो करते हैं। तो ये वही चीज मैंने यहाँ पे शो की हुई है, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कहा कि ये टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, आपके टोटल 9 टाइप्स हैं। आप देख सकते हैं, पहली कोर स्टेक होल्डर जो तीनों चीज़ों में हाई होते हैं। फिर जो दो चीज़ों में हाई हैं वो एक्सपेक्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फिर जो एक चीज़ में हाई हैं वो लेटेंट स्टेक होल्डर्स हैं। और जो सब में लो हैं वो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं। तो टोटल 9 टाइप्स हैं। फिर मैंने आपको उनकी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी भी बता दी कि जो डेफिनेटिव और डोमिनेटिंग स्टेक होल्डर हैं, इनको दोनों को एक ही तरीके से डील किया जाता है, और इनको फोकस अटेंशन चाहिए, क्लोज मैनेजमेंट चाहिए, सेटिस्फाई रखना है, इन्फॉर्म रखना है। जो डेंजरस स्टेक होल्डर है उसको कॉशियसली मैनेज करना है। जो डिपेंडेंट है उसको इन्फॉर्म रखना है। जो डिमांडिंग है उसको मॉनिटर विद केयर करना है। जो डिस्क्रिशनरी स्टेक होल्डर है उसको रेगुलर स्टेटस रिपोर्ट्स वगैरह देनी है। डोरमेंट स्टेक होल्डर के ऊपर नजर रखनी है। और लो स्टेक होल्डर के लिए हमारा कोई एक्शन नहीं होता। एक ये जो स्टेक होल्डर क्यूब की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किया, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई हुई थी। मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया था, उसको भी एक नज़र देख लें। उसने क्या किया, उसने वो 3 चीज़ों के बजाय उसने पावर को और इंटरेस्ट को तो रखा एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, और जो जेड एक्सिस पे उसने एटीट्यूड को रखा। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि एटीट्यूड बजाते खुद एक नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब है जितना एटीट्यूड ज्यादा होगा उतना बुरा है। तो अगर एटीट्यूड, अगर आप 0 से 10 तक काउंट करें और आप कहें जी मेरा 10 एटीट्यूड एटीट्यूड है, तो वो बुरा है, बहुत बुरा एटीट्यूड है। यही वजह है कि जो इस चार्ट में, जो इस क्यूब जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर जो ऊपर वाला स्क्वायर है, वो लाजमी बात है कि एटीट्यूड में हाई है। तो उसमें जो आपको नाम नजर आ रहे हैं वो सेबुटार नजर आ रहा है, मतलब इसका एटीट्यूड भी ज्यादा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा है, पावर भी। वो सेबुटाज कर सकता है पूरे प्रोजेक्ट को। जो क्या कहते हैं, एटीट्यूड ज्यादा है और पावर ज्यादा है, वो लोग क्या हैं, वो टाइम बॉम्ब हैं। वो लोग जो जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है और एटीट्यूड भी ज्यादा है, वो इरिटेंट हैं। जिनका सिर्फ एटीट्यूड ज्यादा है, वो ट्रिप वायर है। इसी तरह जो पीछे वाले रोल हैं, वो जरा वो अच्छे वाले रोल हैं। मिसाल के तौर पे जिसका कोई एटीट्यूड ही नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई पावर है, वो बस इज गुड टू नो, इक्विंटेंस टाइप के लोग हैं। इनके साथ कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग जो जिनका जिनका इंटरेस्ट बहुत है, पावर भी नहीं है और एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। फिर वो लोग जो पावर तो ज्यादा रखते हैं लेकिन एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर, और ना ही उनका कोई और इंटरेस्ट है, वो लोग स्लीपिंग जायंट्स हैं। जब उनका कोई एटीट्यूड बिल्ड हो जाए या उनका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, तो उनका डिफरेंट हो जाएगा एटीट्यूड फिर।
सिलसिला उनका डिफरेंट हो जाएगा। फिर वो लोग जो पावर में और इंटरेस्ट में ज्यादा हैं, एटीट्यूड बिल्कुल लो है, अच्छा एटीट्यूड है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये हमारे लिए सेवियर्स का किरदार अदा करते हैं। एनीवेज, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि ये एक रिसर्च है और इस तरह से भी इसको इंटरप्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं जी। यहां तक अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। इस वक्त मैं 12 लोगों को देख रहा हूँ ऑनलाइन। एमपीएम की क्लास है। ओके, इफ देर आर नो क्वेश्चन दैट इज ऑल राइट। नो सर, नो सर। आप ऐसे ये क्लास का माइक बेशक ऑफ कर दें, क्योंकि क्लास से फिर वो जो एक आदमी भी बोलता है तो नॉइज बहुत ज्यादा आती है। सवाल करना वो मोबाइल चला लो। अगर किसी ने कोई बात क्वेश्चन करना हो तो जिसके पास मोबाइल है वो उसके सामने रख दें और उससे फिर वो आवाज मुझे आ जाएगी। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। कैप्चर स्टेक होल्डर फीडबैक एंड परसेप्शन। तो इसमें जनाब आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब उनके साथ आपने इंटरेक्ट करना होता है, इंटरव्यू करना होता है टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। उनसे विजन समझना है, कम्युनिकेशन, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये तो आपने आइडेंटिफाई करना है अपने तमाम की स्टेक होल्डर्स को और इन्हें इंटरव्यू करना है। और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट और रेगुलरली कम्युनिकेशन जारी रखनी है। मतलब ये नहीं है कि एक दफा शुरू में स्टेक होल्डर से आपने हालचाल पूछ लिया, उसके बाद आप दरअसल उसकी कम्युनिकेशन नीड्स को, प्रेफरेंसेस को भी नोट करते हैं और उसके मुताबिक उनसे मुसलसल पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान कम्युनिकेशन रेगुलर कायम रखते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा बड़े लोगों के साथ, बड़े ग्रुप्स के साथ, मतलब आप कहेंगे यार ये जो काम हम कर रहे हैं ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का है, तो अब जनरल पब्लिक के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करें, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो लार्ज और पब्लिक ग्रुप्स के साथ फिर हम मीडिया पे बात कर सकते हैं। क्वेश्चनर जो सर्वे के थ्रू उनके से इनपुट सीख की जा सकती है, या आप वर्कशॉप्स और सेमिनार्स रखवा सकते हैं, कन्वर्सेशंस फैसिलिटेटेड कर सकते हैं। मगर वो वाली बात नहीं है कि आप वन ऑन वन उनके साथ कोई बातचीत कर सकें। आपको बहुत बड़े क्राउड के साथ कोई खिताब ही करना पड़ेगा, वो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। और बाकी एडवर्टाइजिंग है, पोस्टर्स हैं, उनके थ्रू उनको करंट रखा जा सकता है। तो ये जनाब कुछ वो हैं कि स्टेक होल्डर की फीडबैक कैसे आएगी। अगर आप अकेले स्टेक होल्डर से डील कर रहे हैं, ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं, या बहुत बड़े पब्लिक ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं, तो तीनों की स्ट्रेटजी जरा जरा डिफरेंट हो सकती है। तो मतलब यह है कि आप जो कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान बनाते हैं, मैंने आपको ये पिछली क्लास में बयान किया था कि हमसे एंगेजमेंट प्लान क्यों कहते हैं, इसको मैनेजमेंट प्लान क्यों नहीं कहते, जब सब चीज़ों का मैनेजमेंट प्लान है, स्कोप का मैनेजमेंट प्लान है, स्केड्यूल का है, कॉस्ट का है, तो इसको क्यों नहीं हम मैनेजमेंट प्लान कहते। तो उसकी क्या वजह है जी, कोई बता सकेगा? एनीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट ऑन इट? जी, अरसलान हसन, आप बताइएगा। हाँ सर, कैन यू हेयर मी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मैं बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली वो जो आपका क्लास का माइक है ना, अगर वो ऑफ हो जाए तो फिर आपकी आवाज मुझे क्लियर आ जाएगी। सर मेरा क्वेश्चन था कि लाइक आप इसमें पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट का डिफरेंस होता है, स्टेक होल्डर का डिफरेंस होता है, तो उसमें ये है कि हम मैनेजमेंट में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्टली हम्म। उसमें, और ये है कि हम बिफोर जो स्टेक होल्डर्स हम उसमें उनको इन्वॉल्व करेंगे सर्वे वगैरह के लिए, तो बिफोर जो प्लानिंग उस प्रोसीजर हम उसको लेके जाएंगे, तो वो डिफरेंस हो सकता है उसमें। ओके ओके। अच्छा देखिए जी, इसका दरअसल जो फर्क है वो ये है
कि मैनेज चीजों को किया जाता है, इंसानों को नहीं किया जाता। वैसे तो कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आजकल की जो मॉडर्न थॉट है उसके हिसाब से इंसानों को के लिए मैनेज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चीजों के लिए मैनेज का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। खैर एनीवेज वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट अगर इंसानों को भी मैनेज करना है तो वो आपके सबॉर्डिनेट होने चाहिए ना, जिनको आप मैनेज करते हैं। अपने बॉस को तो आप मैनेज नहीं कर सकते, अपने स्टेक होल्डर को तो आप मैनेज नहीं कर सकते, उनको, जो लोग आपके बराबर या आपसे बड़े हैं, उनको तो इंगेज करने की जरूरत होती है। तो स्टेक होल्डर में कोई पता नहीं है, स्टेक होल्डर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ मैनेजमेंट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये आजकल के दौर की नई कन्वेंशन भी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि चीजों को मैनेज किया जाता है, इंसानों को, लिविंग थिंग्स को मैनेज नहीं किया जाता, उनको इंगेज किया जाता है। खास तौर पे अगर आप इंटेलिजेंट बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, लोग अगर इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, तो गालिबा ये अच्छी बात नहीं है कि हम उसको कहें कि मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। ये बड़ा मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल किस्म का लफ्ज लगता है, विच इज नॉट गुड। बट एनीवेज, तो पीएमआई ने ये स्टेक होल्डर्स के हवाले से, भले वो स्टेक होल्डर आपके टीम मेंबर्स हैं, बाहर के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, बॉसेस हैं, नीचे के ऊपर के, सब तरह के लोगों के लिए उसने कहा कि स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट प्लान बनेगा। ये वजह है कि इसका नाम बाकी प्लान से डिफरेंट है। कम्युनिकेशन, अब देखिए कम्युनिकेशन को इंसान तो नहीं है ना, कम्युनिकेशन तो एक प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशंस को मैनेज करना, कौन सी रिपोर्ट किसको कब भेजनी है, या स्कोप को मैनेज करना, या स्केड्यूल को करना, कॉस्ट को करना, इनके साथ मैनेजमेंट का लफ्ज आ सकता है। लेकिन जहां इंसान आ जाता है स्टेक होल्डर, तो वहां पर एंगेजमेंट का लफ्ज आएगा। ये वजह थी। तो टीम फुलफिल स्ट्रेटजीज वाया कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्ड इन द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। अब जो स्टेक होल्डर आपने आइडेंटिफाई किए हैं और उनको एंगेज करना है, एंगेज करने के लिए कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी जो वो चाहता है, जिस किस्म की कम्युनिकेशन, जिस किस्म की रिपोर्ट उसे चाहिए। तो वो जो रिपोर्टिंग करनी है वो तो कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान आपस में बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं। तो दोनों ही की तरफ देखना पड़ेगा जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं, तो इससे रिजल्टेंटली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान भी बनना है। तो टीम फुलफिल स्ट्रेटजीज कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्ड इन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। अब जनाब कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस, कम्युनिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो नेचुरली हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी क्या कम्युनिकेशन नीड्स हैं। देखें, स्टेक होल्डर की ज़रूरियात क्या हैं, उसे कब कौन सी खबर चाहिए, किस शक्ल में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में चाहिए, ये सब कम्युनिकेशन नीड्स हैं उस स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स की, जिससे डिटरमिन होगा कि कम्युनिकेशंस क्या होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी। तो ये बड़ा गहरा ताल्लुक है स्टेक होल्डर का और कम्युनिकेशन का। enables effective choice about communication topics, frequency, models and technology। आउटपुट जो है वो कुछ एक तरह का टेबल हो सकता है, ग्रिड हो सकता है, क्वेश्चनर सर्वेज हो सकते हैं, दैट डॉक्यूमेंट्स द कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच स्टेक होल्डर। हर किसी को क्या चाहिए, किस शक्ल में चाहिए, तो इसको बकायदा कहीं पे चार्ट बना लिया जाए, तो वो कम्युनिकेट करने वाले के लिए या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाने वाले के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी कि ये जो स्टेक होल्डर्स हमें बताए गए हैं, इनकी क्या कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स या इनकी नीड्स क्या हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। कम्युनिकेशन के लिए हम बहुत से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मीटिंग्स भी कर सकते हैं, हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जो कि सबसे फाल तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका किसी से भी करने का, बात करने का या कम्युनिकेट करने का, वो आमने सामने की बात है। मुझे नहीं पता, शायद पिछली क्लास में आप लोगों में से किसी ने शायद कहा होगा कि फेस टू फेस में तो रिकॉर्ड कोई नहीं होता, तो कैसे पता चलेगा कि ये बात मैंने उसको कही थी। तो बात यह है जी कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड रख लें, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन एक इस बात से कोई पहलूतही नहीं की जा सकती कि फिजिकल कम्युनिकेशन, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती।
आप लिख के कर लें, आप कुछ करके कर लें, लेकिन उसमें देखें ना, लेटर लिखेंगे, लेटर पहुंचेगा, अगले को पता नहीं वो इंटरप्रेट करता है सही कि नहीं करता, वो गलत समझ लेता है, वो कुछ और कर देता है, या फॉर दैट मैटर वो क्लैरिफिकेशन मांग लेता है। कितना टाइम लगेगा? अगर आप और मैं फेस टू फेस खड़े हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको नहीं समझ आई, पूछ लें वहीं पे ऑन द स्पॉट, उसमें हफ्ते और दिन तो नहीं लगेंगे, वो तो मोमेंटरीली उधर ही बात क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो भी बात करें वो ट्रांसपेरेंट करें, कान में कानाफूसी नहीं करनी आपने। सब लोगों को, मतलब जो भी आपकी टीम है, आप उनके साथ एक बंदे से भी कम्युनिकेट करें तो बाकी लोग उसके विटनेस हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये को आप अकेले में जाके उसको कोई बात राज की बता दें, तो वो तो लाजमी बात है आपके और उसके दरमियान में है, वो कल कहे जी मैंने तो, आपने तो मेरे से कोई बात ही ऐसी नहीं की, क्या करेंगे? एनीवेज वो तो नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस में भी आ जाता है। एक जो मतलब रिस्पेक्टेबल ह्यूमंस हैं, वो झूठ तो बोलते ही नहीं है, और बोलना चाहिए भी नहीं। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे यहाँ एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि हमने तो झूठ के अलावा और कुछ नहीं करना। बट एनीवेज उसको साइड पे रखते हैं। तो फिजिकल जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, उससे बेहतर कोई और मैकेनिज्म कम्युनिकेट करने का हो नहीं सकता, इससे ज्यादा इफेक्टिव और तेज। फिर लेकिन मजबूरी है, जैसे अभी हम वर्चुअल काम कर रहे हैं, हम फेस टू फेस अवेलेबल नहीं हैं। आई वुड हैव लव्ड कि अगर हम फेस टू फेस होते, लेकिन वो जो भी कोई रीजन रही हो, हम फेस टू फेस नहीं है इस वक्त, और हम इस वक्त वर्चुअली बात कर रहे हैं। तो मतलब इट इज बेटर देन नॉट कंडक्टिंग दिस कोर्स। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं फेस टू फेस नहीं भी अवेलेबल हो सका, तो वर्चुअली तो बात कर रहे हैं, तो एक मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ शायद आपके में उतने इंस्टेंटली क्वेश्चंस ना ले सकूं, डिफिकल्टीज हों शायद सुनने में भी कुछ, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द क्लास इज बीइंग हेल्ड। तो वर्चुअल मीटिंग भी काफी बेहतर है, लेकिन फिजिकल के बराबर की नहीं हो सकती। अगर ये भी मुमकिन ना होता और मैं कहता नहीं जी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी नहीं चल रही है, तो हम फोन के ऊपर कॉल कर लेते हैं, तो वो फोन फोन ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी होती है, फोन कॉल्स होती हैं। और जिस जमाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतनी कॉमन नहीं थी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब हम इस किस्म के वर्चुअल प्रोजेक्ट्स, वर्चुअल कम्युनिकेशन करते थे, तो वो फोन पे होती थी, फोन कॉल्स होती थी, फोन के ऊपर 20-25 लोग बैठे होते थे और वो बाकायदा मीटिंग कंडक्ट होती थी। तो वो काम हम करते रहे, तो वो भी हो सकता है, या वन वन ऑन वन कॉल भी हो सकती है। मगर फिर वही बात है कि मतलब इट इज बेटर, ये मतलब ना होने से या कागज पे खत लिखने से या ईमेल करने से तो बेहतर है कि फोन पे बात कर ली जाए। लेकिन सबसे बेहतर फेस टू फेस, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फोन कॉल्स, और फिर आपके दूसरे मीडियाज आ जाते हैं, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक। वेबसाइट्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया है, इंस्टेंट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जो आप एसएमएस वगैरह करते हैं, या आप जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से प्लेटफॉर्म आजकल आ गए हुए हैं। ईमेल और फैक्स तो मेरा ख्याल है, फैक्स तो पहले ही बड़ी ऑब्सलीट हो चुकी है, मेरा ख्याल है आजकल तो कोई फैक्स करता भी नहीं है। ईमेल का भी रिवाज काफी कम होता गया जा रहा है, जब से ये दूसरे टेक्स्ट के मैकेनिज्म्स आए हैं और सब कुछ आया है, सोशल मीडिया और ये सब कुछ। तो अब ट्रेंड्स बड़े चेंज हो गए हैं, मतलब अब पता नहीं आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कितने चेंज होते हुए ट्रेंड देखे हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि अब तो खैर कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क भी इस्तेमाल नहीं होती। एक जमाने में 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, हमने वो भी देखी है। एक जमाने में कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के वो पंच कार्ड्स इस्तेमाल होते थे, हमने वो भी देखे हैं। खैर वो डिपेंड करता है, आप लोग यंग हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, 15-20-25 साल का होगा, तो उसमें तो शायद ये चीज़ें शायद आपने देखी और सुनी भी ना हो। बट एनीवे, मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। ईमेल भी ख़त्म हो जाएगी, एक दिन आएगा ईमेल के बहुत ही अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव आ जाएंगे। फिर आ जाती थी फिजिकल कम्युनिकेशंस। अब फिजिकल कम्युनिकेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो चीज है कि आप कुछ बोलें भी ना और आप अपना मैसेज पहुंचा भी दें, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू, इशारे जो हम करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को मना करना है, तुमने ये बात नहीं करनी, मैं दूर से खड़ा होकर उसको इस तरह इशारा करता हूँ, या कोई भी इशारा। ये सब जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, जिसमें आवाज का इस्तेमाल नहीं होता।
लेकिन एट द सेम टाइम हम इन दोनों चीजों को, वॉइस को और बॉडी लैंग्वेज को, इकट्ठे भी इस्तेमाल करते हैं। हम जो बात करते हैं एक दूसरे से, तो बात करते हुए हमारे हाथ पांव जो मूव करते हैं वो सिंक्रनाइजेशन में होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो बात करना चाह रहा हूँ वो उस बॉडी लैंग्वेज की करना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल वॉइस के बगैर भी होती है। तो उसमें भी बात, मैसेज कमिट होता है, मतलब अगले को समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाहती है। जैसे कहते हैं कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं, भाई क्यों? फेस रीडिंग से क्या पता चलता है कि बंदा गुस्से में है, खुशी में है, अच्छा मूड है, बुरा मूड है, क्या हिसाब किताब है। कुछ लोग ज्यादा उसको तफसील में देख लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये इस तरह की बात भी सोच रहा होगा, इसके चेहरे के तासुरात गुस्से वाले हैं, इस वक्त इस मूड में होगा। तो यस, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं और इसको बाकायदा अपनी कम्युनिकेशन का तरीका और उसमें शामिल किया जा सकता है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये नामुमकिन है। जी मुनव्वर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर आवाज आ रही जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका वो जो दूसरा माइक क्लास का लगा हुआ है ना, उससे डबल आवाज आ रही है। बट बोलें आप, या उसको वैसे बंद कर दें तो बेहतर है। क्लास माइक बंद कर दें तो फिर आपकी आवाज आ जाएगी। जी मुनव्वर। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैंने क्लास का माइक खुद ही बंद कर दिया है। हाँ मुनव्वर बोलिए। अच्छा सर, सवाल ये था कि हम तो ये स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो स्टेक होल्डर्स के साथ हम ये फिजिकली जो बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स हैं, ये क्यों यूज करेंगे? देखें जी, दो बातें हैं। एक एरिया है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का और दूसरा एरिया है कम्युनिकेशन का। ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में ताल्लुक बहुत ज्यादा है। देखो, स्टेक होल्डर से जब मैं करता हूं ना, कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि यार मेरे इस प्रोजेक्ट पे किन किन लोगों से ताल्लुक रह सकता है, कौन लोग हैं जिनका प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, उनका क्या कितना इंटरेस्ट है, क्या चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट जो है वो वहां गैदर कर लेता हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जी अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या क्या खबरें चाहिए और कब कब चाहिए। ठीक है, ये उसकी मैं रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लेता हूँ। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मैं कम्युनिकेशन का काम कर रहा हूँ कि मैं कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स उन स्टेक होल्डर की भी साथ साथ ही आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, और वो पार्ट बन जाता है मेरे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का। ठीक है जी। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान पहले आता है और उसमें से निकलता है फिर, आई मीन मतलब उसका सब तो नहीं है, उसके अंदर तो नहीं है कम्युनिकेशन प्लान, लेकिन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक अलग प्लान है जो कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट से ग्रेटली मुतासिर है। उससे इनपुट लेता है, बहुत सारी इनपुट लेता है। बात समझ आई कुछ आपको? जी मुनव्वर। जी सर, आ गई जी है। सर। ओके। बोलना कुछ? तो इनको कंफ्यूज ना करें। अभी इस वक्त हम स्टेक होल्डर से जंप मार के कम्युनिकेशन में दाखिल हो चुके हैं, और इस वक्त जो बात हो रही है वो कम्युनिकेट करने के तरीकों की हो रही है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। ठीक हो गया जी। लाजमी बात है, हम कम्युनिकेट तो स्टेक होल्डर के साथ भी करेंगे, तो यही सारे तरीके जो हैं हम स्टेक होल्डर के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। व्हाई नॉट? करेंगे बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो बॉडी लैंग्वेज के असल में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता बॉडी लैंग्वेज और इन टॉपिक्स के ऊपर, बिकॉज ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। मैं सिर्फ आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक किताब है जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज। ये गालिबन पहली किताब थी जो बॉडी बिल्कुल लैंग्वेज सर। के टॉपिक पे लिखी गई थी। नहीं मुझे आई। याद है मैं उस वक्त गालिबन हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर बोल ही निकल। नहीं आ रही है, कौन कोई तो आ बोल रही कौन है। रहे हैं? सर ये क्वेश्चन ये है कि आपने ऊपर भी फिजिकल लिखा हुआ है और नीचे भी फिजिकल लिखा हुआ है, तो ये सेपरेट क्यों है सर? आपने हाँ इसमें हाँ हाँ। डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ है?
देखो, पहली बात तो ये कि वो मीटिंग्स की टाइप में लिखा हुआ है कि एक तो फिजिकल मीटिंग होती है और एक वर्चुअल मीटिंग होती है और एक फोन पे मीटिंग होती है। मतलब आप जो मीटिंग करते हैं, जो उससे बात करते हैं किसी से, वो फिजिकल भी कर सकते हैं, मतलब फेस टू फेस, आमने सामने। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी कर सकते हैं, वो फोन कॉन्फ्रेंस के ऊपर, टेली कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कर सकते हैं। ये मीटिंग्स के हवाले से था। अब जो नीचे फिजिकल लिखा हुआ है, वो बॉडीली फिजिकल की बात है कि एक चीज आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बगैर बोले भी कम्युनिकेट हो सकता है फिजिकली, इशारों के जरिए या अपने तासुरात के जरिए। ये उसकी बात हो रही है कि फिजिकल जो चीजें हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स हैं, या व्हाइट बोर्ड पे आप कोई चीज लिख देते हैं तो कम्युनिकेट हो जाती है। ठीक हो गया? तो व्हाइट बोर्ड भी एक फिजिकल मीन्स है कम्युनिकेट करने का। ठीक हो गया जी? ये डाउट क्लियर हो गया आपका? जी सर, ये क्लियर हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, इसमें लाइक सर, ये टिपिकल हमारे बेसिक नॉर्म्स के वो हैं, लाइक फॉलो हम करते हैं इसी तरह से जी जी। मीटिंग में या कहीं भी हमने इन्वॉल्व होना है। तो इसमें हम्म। ऐसा एक्स्ट्रा क्या है कि जो हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? लाइक ये टिपिकल है कि लाइक हमने मीटिंग्स में करना है? हम इन चीजों को आपस में मैरी अप भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ प्रेजेंटेशन या बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं बोल तो रहा हूँ फिजिकली। अगर मैं वर्चुअली बोल रहा हूँ या मैं फिजिकल आपके सामने होता, लेकिन ये जो मेरे हाथों की मूवमेंट्स हैं, जो मेरी बातों के साथ सिंक्ड हैं, तो मैं बॉडी लैंग्वेज का भी तो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मैं जेस्चर्स का भी तो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। और इनकी वजह से चीजें और ज्यादा वाजे हो जाती हैं, मैसेज ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो जाता है। ठीक है जी? मैं यूं एग्जांपल आपको दूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो डेफ होते हैं या उनको कम सुनाई देता है। आपको पता है मैं कि फिल्म वो में खड़े थे। सुन तो सकते नहीं है। जी बोलिए। सर मेरा एग्जैक्ट जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक इसमें हमने ठीक है इंटरेक्शन इस तरह से करना है, फिजिकली करना है, जेस्चर के थ्रू करना है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा क्वालिटी हम क्या ऐड कर रहे हैं? ये तो हमारा बेसिक किसी से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हाँ हाँ। हमारा यही मॉड्यूल होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? देखिए, बात यह है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस दुनिया में कर रहे हैं ना, हम कोई मरीज के हिसाब से तो बात नहीं करेंगे। तरीके तो वही हैं कम्युनिकेट करने के, जो आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ देखना सिर्फ ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कब, कहाँ और कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी? ठीक है जी। जी सर, ठीक है। अच्छा, मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहा जी था। सर। इसको लाइट ना लें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक किताब है जो एक बंदे ने लिखी है, जूलियस फास्ट, JULIUS और FAST। जी। सर लिख दूं? चैट में लिख रहा हूं मैं। ये आप देख सकते हैं चैट में, बॉडी लैंग्वेज बाय जूलियस फास्ट। छोटी सी किताब है, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। मैंने तब पढ़ी थी जब मैं मैट्रिक कर रहा था, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले शायद पढ़ी थी। उस जमाने में ये नई नई नया कॉन्सेप्ट आया था। आजकल तो बॉडी लैंग्वेज पे आप सर्च करें, इतनी ज्यादा किताबें आपको मिलेंगी और काफी एडवांस टाइप की मिलेंगी। खैर एनीवेज, ये बुनियादी किताब है और मेरा ख्याल है कि मैंने तो इससे सीखा था जो कुछ सीखा था उस जमाने में। और मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और नेचुरली अगर आपको पढ़ने लिखने का कोई शौक है चीजें, तो आप इस किस्म की किताबें पढ़ा करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था कि कम्युनिकेशन करने के लिए ये मुख्तलिफ तरह के तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। और इनके थ्रू हम अपनी जो भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई इनमें से ही तरीका इस्तेमाल हो रहा होता है। आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, किसी को फैक्स कर रहे हैं, किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो जो भी कोई तरीका। मगर ये पता होना चाहिए ना कि कौन से स्टेक होल्डर से कौन सी कम्युनिकेशन कब, कहाँ, कैसे और क्यों करनी है। ये डिटरमिन करने के लिए हमने सिर्फ ये बताया आपको कि कम्युनिकेशन के ये बहुत से मेथड्स हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक और तरीका है कम्युनिकेशन मेथड्स को देखने का। कुछ मेथड्स हैं जो पुश टाइप हैं और कुछ मेथड्स हैं जो पुल टाइप हैं। अब मुझे कोई ये एग्जांपल से बता सकेगा कि ये जो पुश
मेथड्स हैं, ये कौन से हो सकते हैं? मतलब तो मैंने कम्युनिकेशन को पुश कर दिया आपकी तरफ, बाकी आपकी मर्जी। मैंने भेज दिया आपने, क्या है जी? ऑफ करो यार। मीट माइक इनके करीब कर दीजिए ताकि मुझे आवाज आए। सर मीटिंग्स वगैरह स्केड्यूल करना सर ये पुश में आ जाता है, और और ईमेल वगैरह करना ये सारा पुश में आ जाएगा। और पुल में ये है कि आप लाइक कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हो, इस तरह का फीलिंग कंटेंट बनाते हो, तो ये है कि आप यानी कि अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आइदर वो आपकी मैनेजमेंट है या आपके मैं जो डिसएग्री कर रहा हूँ सर। कस्टमर वगैरह हैं, क्लाइंट्स हैं, तो पुल उसमें आ जाएंगे। अच्छा, किसी हद तक आप ठीक हैं। मैं एक थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बात क्लियर हो जाएगी। जब मैं किसी को खत लिखता हूँ तो उसके घर के पोस्ट बॉक्स के अंदर वो खत पहुंच जाता है। तो मैंने तो इस आज की तारीख यस में सर। के भेज दिया। हो सकता है वो उसको डाक में प्रोसेस में टाइम लगा हो, मगर मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैंने आज की तारीख में खत पोस्ट कर दिया। अब वो उसको मिले, वो मिले तो वो उसे खोले खोले ना खोले, वो मैंने भिजवा दिया इन्फॉर्मेशन, मेरे पास सबूत है, मेरे पास डाक का स्टैंप लगा हुआ है, मेरे पास रसीद है कि मैंने इस तारीख को आपको खत लिख दिया था। इसी तरह ईमेल जब मैं लिखता हूँ उस पर टाइम स्टैंप होती है, मैंने आपको ईमेल भेजी, आप ना दें जवाब। ये सारी पुश की कम्युनिकेशन हैं, ठीक है जी। या मैं किसी को कॉल करता हूँ तो मैंने तो कॉल की है, अब वो उठाए ना उठाए, तो ये पुश कर देते हैं हम इंफॉर्मेशन को। और वो अगला फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रिसीव करना चाहता है नहीं करना चाहता, या जो भी है। पुल का मतलब ये है, ये तो मैंने वन ऑन वन किया ना, मैंने उसको खत लिखा, उसको ईमेल किया, उसको मैंने फोन किया, अब वो या वट एवर। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ। मैं ये करता हूँ, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी हर बंदे को ईमेल और खत लिखने शुरू कर दे तो एक तो यूनिवर्सिटी का काम बहुत बढ़ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, हाउ डज डू दे कम्युनिकेट विद यू? फिजिकली कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं आपसे? कोई आइडिया दीजिएगा, यूनिवर्सिटी आपसे कैसे कम्युनिकेट करती है? सबसे फाल तरीका क्या है यूनिवर्सिटी का आपसे कम्युनिकेट करने का? सर वाया ईमेल, वाया? ईमेल्स। ओके, मगर ईमेल तो पुश टाइप है ना, आपने ना पढ़ी तो क्या होगा? फिर सर फोन के ऊपर मैसेज आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके, वो भी पुश है, वो भी पुश है। पुल टाइप कोई चीज सोचें जो आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कम्युनिकेट करने के लिए करती है। दोनों होती है यूनिवर्सिटी, पुश एंड पुल। जी फिर बोलिए। दोबारा सर दोनों होती है, पुश एंड पुल। ओके, ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके यूनिवर्सिटी में कहीं कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है? सर जो जी मेरे सर। ख्याल में जैप डेस्क है वो पुल नहीं होगा। हाँ, वो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन नोटिस बोर्ड लगा हुआ है ना, फिजिकल एग्जांपल सबसे अच्छी है। जी नोटिस सर लगा। बोर्ड इज अ पुल टाइप इंफॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस से निकलते हैं, एक नोटिस उसके ऊपर चिपका के चले जाते हैं, नया स्केड्यूल आ गया, फलानी चीज ऐसे हुआ करेगी, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है खुद ही देखें आके नोटिस बोर्ड को, जिसको इंटरेस्ट है आगे देख ले। ये पुल टाइप है कि आप कहते हैं जी इंफॉर्मेशन ने वहां रख दी है, जिसको चाहिए जाके ले ले। और जैप डेस्क की जो आपने एग्जांपल दी, ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही एग्जांपल है कि जैप डेस्क पे अपडेट कर देते हैं चीजें, वो इंफॉर्मेशन सारी, और जो उसमें लॉगिन होके देखना चाहता है देख ले, नहीं देखना चाहता होती मर्जी। तो ये पुल टाइप इंफॉर्मेशन है, जहां रिसीवर डिटरमिन करता है पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन अ टीम बोर्ड या अपना ऑनलाइन बोर्ड कोई आप कर लीजिए जैसे जैप डेस्क है। स्टोर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपके क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होती, क्लाउड स्टोरेज होती है, वहां पे कोई, मैं मिसाल के तौर पे कोई फाइल आज की रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे रख देता हूँ और आपको लिंक भेज देता हूँ, जिसने देखना है देख लो, पुल कर लो आप। सर जी जी। सर ये जो फोन कॉल है ये कैसे आपका, मतलब कि इसमें भी सेंडर डिटरमाइन तो नहीं करता, बेसिकली रिसीवर पे डिपेंड करता है।
जी फोन कॉल मैं करता हूँ वो सुनता है, ऐसे ही होता है ना। मैं जी सर। करता हूँ तो मैंने मैंने इंफॉर्मेशन पुश की, उसने रिसीव कर ली, ठीक हो गया। वो नहीं उठाता, फेल हो गई कॉल, अनआंसर्ड हो गई। तो पुश तो मैं कर रहा हूँ ना। और जो जहां तक खत का ताल्लुक है, अगर वो ना अगला रिसीव करेगा तो वापस आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, मुझे रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ईमेल का भी यही होता सर वो है। तो सर वो मैंने जो मैसेजिंग में भी तो आप हम्म, जी जी बोले सर बोले। मैसेजिंग में भी तो आप पुश कर रहे होते हो ना। देखिए मैसेजेस में भी आप पुश पूछ ही चुका कर हूँ। रहे होते हैं, यस यू आर राइट। लेकिन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें जब आप पुश कर रहे होते हैं तो अगला पुल करने वाला भी सामने ही बैठा होता है, वो फिर वहां से वो पुश कर रहा होता है। तो कहने का मकसद है कि वो मैसेजिंग बोर्ड इज लाइक अ नोटिस बोर्ड, ठीक है जी। जो भी कोई पोस्ट करेगा अगला उसी वक्त देख लेगा ना, तो वो तकरीबन पुल टाइप की चीज बन जाती है। लेकिन वो इंटरेक्टिव है, मैं यूं कहूंगा कि वो इंटरेक्टिव गुफ्तगू, जैसे फेस टू फेस गुफ्तगू होती है, चैटिंग उस तरह की चीज है। इट इज एन अल्टरनेटिव टू फेस कम्युनिकेशन। अब ठीक वो है सर। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, वो लिख के भी हो सकता है, मैसेजिंग हो सकती है। जी मुनव्वर। सर इसमें हम इसको थोड़ा सा समराइज करके कह सकते हैं ना कि जब इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं किसी को थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू ईमेल्स, वो आप इंफॉर्मेशन एक्चुअली पुश कर रहे हैं, बट इफ पुश कर, समवन नीड्स टू गेट द इंफॉर्मेशन, सो ही नीड्स टू पुल हिमसेल्फ टूवर्ड्स दैट प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर यू कैन से, नोटिस बोर्ड या हाँ फिर जैप। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे मैंने अभी फॉर एग्जांपल दी कि मैंने यूट्यूब में रिकॉर्डिंग रख दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा, जिसको चाहिए देख ले, डाउनलोड कर ले, ठीक है ना। वो पुल टाइप हो जाएगी। लेकिन पुश टाइप ये है कि अभी खैर ये तो इंटरेक्टिव सेशन है ना, मैं इसको थोड़ा ये पुश और पुल दरमियानी चीज होती है, मतलब पुश ही है ये भी एक तरह से देखा जाए तो। इंटरेक्टिव सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मैंने कहा आपने सुना, आपने कहा मैंने सुना, तो वो इंटरेक्टिव हो जाता है ना फिर। मगर ये पुश ही है। लेकिन पुल वो है कि मैंने कहीं रख दिया, आप वहां से एट योर ओन ईज उठा लें। बात समझ आई? क्लाउड इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। जी जी बोलिए। ये कौन है, हाय कौन है भाई, अपना नाम तो बता दें। हाय के नाम से कौन आए हुए हैं? ओके, ठीक हो गया जी, आगे चलूं। खैर, आगे जनाब कम्युनिकेशन के चैलेंजेस की बात हो जाती है। अ, आपको कोई इंफॉर्मेशन कितनी अर्जेंटली कम्युनिकेट करनी है, एक अगर तो बहुत ज्यादा अर्जेंट करनी है तो फिर तो आपको शायद कुछ और ज्यादा, और एक तो अर्जेंसी है, दूसरी चीज है सीक्रेसी। आप कहें कि यार ये मेरी जो इंफॉर्मेशन, जो मैं डिस्कशन, जो मैंने बात करनी है, वो कहीं लीक ना हो जाए। अर्जेंसी तो अपनी जगह पर कि जल्दी करनी है, और फिर जनाब वो सिक्योर भी करनी है। तो ये बड़ी चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पता चले आप सहरा में बैठे हुए हैं और वहां से कोई मतलब वो क्या कहते हैं, सैटकॉम ही अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपनी वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल टाइप का, और कोई तरीका ही नहीं है, इंटरनेट होता ही कोई नहीं है वहां पे, बुरी हालत है आपकी। तो भाई कम्युनिकेशन उसके मुताबिक ही करेंगे ना, जिस तरह की हालात में बैठे होंगे। तो आपको कम्युनिकेशन के चैलेंजेस होते हैं, आपको देखना पड़ता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, और कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है, कितनी रिलायबल है, इज इट इजी टू यूज, प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट कैसी है। लैंग्वेज को भी तो देखें ना आप। मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में बात करें, एक चीनी है, एक जापानी है, एक अमरीकी है, एक पाकिस्तानी है, मेरा मतलब है कि लैंग्वेज ही एक नहीं है। तो कैसे, कौन सा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में या तो सारे मल्टीलिंगुअल हों, या सब एक ही जुबान में बात करेंगे, इंग्लिश में करें या किसी एक जुबान में सारे कम्युनिकेट करें। तो वो सब चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, वो एक मैकेनिज्म है। फिर फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपने मुख्तलिफ एरिया के लोगों का बात करने का अंदाज ही डिफरेंट होता है। एक आदमी जब स्माइल देता है तो उसका मतलब शायद स्माइल ना हो, उसका मतलब वो आपके आपके ऊपर
मतलब तंज कर रहा हो, जब आई डोंट नो, तो मतलब फॉर्मेलिटी क्या है, किस तरह से कम्युनिकेशन होनी है। तो मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब हम तो कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में अपने आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता, सिवाय मतलब मिसाल के तौर पे जो लोकल लैंग्वेजेस का फर्क हो, उसको भी हम दूर कर लेते हैं, कुछ टूटी फूटी बोल बाल के उर्दू में बात कर लेते हैं। लेकिन ये है कि वो जब मुल्क ही मुख्तलिफ हों, और एक तरफ चाइनीज बैठा हो, एक तरफ जापानीज बैठे हो, उनके एक्सेंट ही इतना डिफरेंट हो, और अंग्रेजी की भी बात करनी हो तो फिर भी कान थोड़े लंबे करके सुनना पड़ता है कि ये पता नहीं क्या कहना क्या चाह रहा है। तो एनीवेज जी, तो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को उस हिसाब से स्टडी करें। सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो मैंने सिक्योर कितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बात ये कि अगर आप ज्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आपको फिर पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा ना ज्यादा उसके हिसाब से। जी, ये कौन है ये हाय, आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या बताइए कौन, पहले तो आप हैं कौन उसके बाद बताएं कि क्या बात है। जी हाय जी, क्या कह रहे हैं? कॉलेज से थोड़ा सा आगे आए ना तो कॉलेज की मस्जिद होगी। अच्छा, ये जो आप अपनी गुफ्तगू कर उस रहे हैं आप मस्जिद लोग के बंद बिल्कुल करें, सामने एक मैं आप गली है। लोगों के माइक ऑफ कर रहा हूँ। ये जो आपस में गुफ्तगू शुरू की हुई है आप लोगों ने, ओके, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है ना, आप लोग बीच में बात करते हैं तो आवाज समझ ही नहीं आती क्या कौन कह रहा है। अच्छा एनीवेज जी, तो सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन है, हो सकती है। फिर कम्युनिकेशन के अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे बात करनी है तो उसके कोई असूल और जवाबित होंगे, कोई प्रोटोकॉल होगी। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे वो कहते हैं जी कि अगर आप कोई ऑफेंसिव बात करेंगे तो हम आपको बैन भी कर सकते हैं। तो वो आपको देखना होगा कि जिस जगह, जिस मीडिया पे, जिस मीडियम पे आप बात कर रहे हैं, उसके असूल और जवाबित प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या हैं। डाटा प्रोटेक्शन के लॉज और रेगुलेशंस हो सकते हैं, कि मिसाल के तौर पे वो जो कहते हैं ना कि आप किसी की तस्वीर अपने पोस्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उसका प्रोप्राइटरी या डाटा प्रोटेक्शन का लॉ, अगर आपके मुल्क में कोई है, हमारे मुल्क में तो खैर कोई इस किस्म का लॉ ही नहीं है, इस तरह की किसी चीज़ का अगर है तो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत मैटर करता है। इवन आपने, मैं अभी देख रहा था कि एक वो जो ये जैसे मैंने बैक अपने पीछे एक बैकड्रॉप लगाया हुआ है, तो इस तरह का बैकड्रॉप एक था, और एक बंदे ने उसको किसी ने कहा था जी फ्रीली अवेलेबल है नेट पे, आप मेरा बैकड्रॉप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने उसके बावजूद उस बंदे को मैसेज छोड़ा हुआ था कि जनाब क्या मैं ये बैकड्रॉप तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं और लोगों के सामने इसको दिखा भी सकता हूँ, मुझे इजाज़त दे दें कि मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसमें मैं एक प्रेजेंटेशन की स्क्रीन पे एक कंप्यूटर आएगा जिस पे ये बैकग्राउंड बैक पे चल रहा होगा, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है। ये है जी डाटा प्रोटेक्शन लॉज और रेगुलेशंस की बात, जो कि हमारे यहाँ तो हम बिल्कुल खुलेआम मतलब बगैर किसी की इजाज़त के उसका प्रोप्राइटरी राइट होता है चीज़ों पे, और वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। बट एनीवेज, ये समझना चाहिए जब आप खास तौर पे कभी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात कर रहे हो तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, किसको कौन सी किसको कब कहाँ और कैसे एक्सेस किया जा सकता है। कुछ लोग फेस टू फेस एक्सेस हो सकते होंगे, कुछ लोग फोन पे हो सकते होंगे, वगैरह वगैरह, या फॉर दैट मैटर कुछ स्टेक होल्डर ऐसे भी होंगे जो कि आप कहेंगे जी 6 के 6 महीने बाद ही अवेलेबल हो सकते हैं, तो इनके साथ जो मीटिंग या कम्युनिकेशन होगी वो 6 6 महीने बाद हुआ करेगी, ऐसा भी मुमकिन है। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब चैलेंजेस को मद्देनजर रखें अपनी कम्युनिकेशंस के हवाले से। अच्छा, ये जनाब आपका एक बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, और बल्कि मुझे यहाँ पे एक तस्वीर लगानी चाहिए थी, एक बड़ी खूबसूरत एक सर ब्रेक दे दे। ब्रेक क्या करोगे यार, ब्रेक अभी क्लास ही आधे घंटे बाद शुरू हुई है, अभी तुम सर नमाज की ब्रेक चाहिए। लें जी, लें ब्रेक ले लें आप। यूं कर लेते हैं कि 15-20 मिनट कर लेते हैं। आप इस वक्त आप हुए हैं 1 बज के कोई 9 मिनट, 1 बज के 25 मिनट पे आप लोग वापस आ जाइएगा, ठीक है सर 30 कर लें। यार? 30 कर लो, फिर क्लास को भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। बंद करना भाई।
चलो 1:30 पे आ जाए, 1:30 पे आ जाए। सर सर अगर अगर भी अभी ब्रेक ना दे और 2 बजे क्लास ऑफ कर दें। नहीं यार, ये नहीं हो सकता कि मतलब अभी क्लास भी देर से शुरू की है, फिर ऑफ भी इतनी जल्दी करें। आप लोग ये ब्रेक लें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ना तो जरूरी है ना, और फिर इंशाल्लाह हम करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना आपके तो लिए 1:30 पे ना, जी जी 1:30 1:30 पे जनाब, विल मीट अगेन। यार भाई बात सुने सारे, इधर बर्थडे मनाने लगे हम लोग।